जोहार मित्रों, मैं कृष्णा कुमार हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेके। और ये वीडियो उन लोगों के लिए खास होने वाली है जो चुनाव कर्मी के रूप में सिलेक्ट हुए हैं और जिनको मतदान कराना है और जिन्होंने 3 प्रशिक्षण भी इसके लिए ली है। और उन्हीं बातों पर मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। ये खास उनके लिए होने वाला है जो मतदान कर्मी काम करने के लिए जा रहे हैं। उसमें कुछ प्रैक्टिकल बातें हैं शुरू से लेके अंत तक, जिसमें हमारा हो जाएगा मशीन का कनेक्शन, आवश्यक प्रपत्र और मॉक पोल। यही 3 बिंदुओं पर हम बात करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल धरती और इंसान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरी हुई लगती है, तो उन दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो इस कार्य के लिए सिलेक्ट हुए हैं, नियुक्त हुए हैं और उनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी जो ECI ने दिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया है, और उनको संपादित करना है। तो ये वीडियो को उन तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। मैं प्रारंभ से लेकर अंत तक हर एक छोटी छोटी बिंदुओं पर बात करूंगा और जानकारी आप लोगों के पास होगी तो आपकी जानकारी जो है सो कि याद ताज़ा हो उठेगी। और अगर जानकारी नहीं है तो फिर किसी भी तरह की मतलब क्या बोले, किसी भी तरह की आपको थोड़ा सा फेडअप होने का ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सरल काम है, चुनाव का काम सरल है। थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी जानकारी जो है सो कि उसको रखना होगा, कार्य को बेहतर तरीके से प्रबंधित करना होगा और सफलतापूर्वक इस काम को हम लोग कर सकते हैं बिना किसी भी तरह का परेशानी के। कुछ भी परिस्थिति अगर आपके सामने आती है तो उसके लिए आपको आपके पास में अगर जानकारी है, उन प्रक्रियाओं का SOP को आप फॉलो करते हैं तो मतलब त्रुटि होने की संभावना 0% हो जाती है। और इस बार झारखंड में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, इस बार आप मतदान कर्मी के रूप में नियुक्त हुए हैं तो आप ये भी तय कर लें कि आप जो है सो कि गलती का संभावना नहीं रखें, कि आप कोशिश करें कि आपसे थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं हो। तो इन बातों के साथ मैं प्रारंभ करता हूं कि किस प्रकार से आपको काम करना है और कैसे, कहां से आपका काम शुरू हो रहा है और कहां पर जाके ख़त्म हो रहा है। वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, आप चाहें तो वीडियो देखेंगे नहीं लेकिन आप सुनेंगे ज़रूर, तो आपको एक अच्छा अनुभव, एक अच्छा आइडिया मिलेगा, एक अच्छा कुशल प्रबंधन मिल सकता है इस वीडियो में। तो हम प्रारंभ करते हैं। आप लोगों की भत्ता का भुगतान तो प्रशिक्षण के दौरान ही हो गया है। अब इसके बाद में आपको मोराबादी में रिपोर्ट करना है 12 तारीख को सुबह में। आप पत्र के अनुसार आप कोशिश करेंगे कि 8 बजे, 6 बजे, 7 बजे आपको रिपोर्टिंग बोला गया है, तो उसमें ज़्यादा विलंब करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रांची के जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी हैं थोड़ा सा इस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि मतदान दल कर्मी जल्दी से जल्दी अपना पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बूथ पर पहुँचे ताकि वहाँ जाकर थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए। तो इसलिए 10 या 11 या 12 बजाने की आवश्यकता आपको नहीं है। कोशिश इस बार प्रशासन से ऐसा है कि फर्स्ट हाफ में मेरा पोलिंग पार्टी बूथ तक पहुंच जाए। तो हम शुरू करते हैं मोराबादी से। मोराबादी अब जैसे ही पहुंचेंगे आपको मटेरियल मिल जाएगा। मटेरियल मिलेगा और मटेरियल के साथ में एक चेकलिस्ट मिलेगा। मटेरियल जैसे ही प्राप्त करते हैं, चेकलिस्ट से थोड़ा सा सरसरी निगाह से आप चेकलिस्ट के अनुसार आपके झोले में जो सामग्री है कि नहीं, थोड़ा सा मिलान कर लेना है। उसके बाद आप EVM रिसीव करेंगे। EVM रिसीव करने के बाद आपका जो महत्वपूर्ण काम है, ऐसे तो कमीशनिंग के दौरान बहुत सा लेवल से पार होके आपको मशीन सुपुर्द किया जाता है, गलती होने की गुंजाइश नहीं रहती है, फिर भी मानवीय भूल को कभी कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो थोड़ा सा सावधानी बरतते हुए हम लोग करेंगे क्या, जो भी EVM शेट मशीन आपको मिला है उसमें एक एड्रेस टैग लगा हुआ रहेगा। उस एड्रेस टैग से उस मशीन का क्रम को थोड़ा सा मिला लेंगे, बारी बारी से। CU का मिला लेंगे, VVPAT का मिला लेंगे, BU जितना मिला है उसका मिला लेंगे। जब आप आश्वस्त हो जाएंगे कि एड्रेस टैग बिल्कुल सही लगा हुआ है, जो मशीन हमें मिलना था वही मशीन मिला है, इसके बाद अब बस की ओर प्रस्थान करेंगे। और बस के बाद में आप यहाँ पर एक जिला निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से एक निर्देश है जिसको भी मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि कोई भी परिस्थिति ऐसा नहीं हो, कोई भी परिस्थिति अगर आता है तो आप अपने रिस्क पे उस वाहन को छोड़ के मशीन को लेकर बिल्कुल नहीं जाएंगे, चाहे आपको कितना ही देर क्यों नहीं हो जाए। हो सकता है कि बूथ कैंसिलेशन हो जाए, तो वो भी आपका जिम्मेवारी नहीं है, जिला निर्वाचन पदाधिकारी का जिम्मेवारी है कि बूथ तक सफलतापूर्वक सुरक्षा के साथ आपको पहुंचाना है। तो इसमें मान लीजिए कहीं गाड़ी भी खराब हो जाती है, चाहे कोई इस तरह का परिस्थिति आता है कि आप निजी वाहन का प्रयोग करने की इच्छा रखते हैं, तो बिल्कुल ऐसा
नहीं करना है, किसी भी कीमत में नहीं करना है। आपको सूचना देना है सेक्टर पदाधिकारी को, अगर मान लीजिए किसी तरह की अनहोनी होती है, और इंतज़ार करना है जब तक बैकअप नहीं पहुंचता है तब तक। और इस तरह का परिस्थिति का तो नगण्य संभावना रहता है, फिर भी इस सावधानी को रखेंगे। उसके बाद हम बूथ पहुंचेंगे, और बूथ आप जितना जल्दी पहुंच जाएंगे ये आपके जो काम है उसके लिए बेहतर होगा। बूथ पहुंचने के बाद में पीठासीन पदाधिकारी सारे प्रपत्र जो सामग्री उनको मिला है एक बार पूरा सारा सामग्री खोल दे, पुनः एक बार चेकलिस्ट मिला ले, और यहाँ पर काम शुरू होगा प्रपत्रों के भरने का। और यहीं पर मैं थोड़ा सा बांटूंगा कामों को। सबसे पहले मैं बात करूंगा P2 के काम के, उसके बाद हम पीठासीन पदाधिकारी के जो भी काम होंगे और किस तरह से वर्गीकृत करेंगे अपने प्रपत्रों को, उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले चूँकि P2 का काम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, उनके जिम्मे में 17A रजिस्टर है और मतदाता पर्ची भी उनको इशू करना है, 2 तरह का काम है। तो हम उन कामों को थोड़ा सा निकालेंगे। 17A रजिस्टर, और 17A रजिस्टर में 5 कॉलम है मित्रों, और 5 कॉलम में सबसे पहला कॉलम हो गया उस रजिस्टर का क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में जो मतदाता आएंगे उनका मतदाता रजिस्टर के अनुसार क्रम संख्या, तीसरा में जो आईडी लेके आते हैं उस आईडी का वर्णन वहाँ पर करना पड़ता है, उल्लेख करना पड़ता है, और चौथा में उनका हस्ताक्षर होता है, 5वां कॉलम है टिप्पणी कॉलम है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं 17A रजिस्टर जिसके प्रभारी P2 होंगे। तो P2 का काम रजिस्टर में किस प्रकार से होने वाला है और कौन कौन से कॉलम होते हैं, एक बार फिर मैं इसको दोहराता हूँ ताकि आपका दिमाग में थोड़ा सा बेहतर तरीक़े से इसका ड्राफ्टिंग हो जाए। जो P2 हैं चाहे पीठासीन हैं, तो चूँकि पीठासीन के देखरेख में ही बूथ का संपूर्ण काम होता है, तो पीठासीन तो इस वीडियो को मतलब शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए हुए देखेंगे ही, लेकिन P2 साहब भी अगर जानकारी रखना चाहते हैं तो यहाँ पर एक बार ध्यान दें कि 17A रजिस्टर है 17 का, उसके प्रभारी P2 हैं। और P2 जब प्रभारी हैं तो इस रजिस्टर को जब आप बूथ पहुंचते हैं तो एक बार निकाल के देखें, आप देखेंगे कि इसमें 5 कॉलम है। पहला कॉलम है रजिस्टर का सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम है मतदाता जो मतदान करने के लिए आएंगे और मतदाता सूची के अनुसार उनका सीरियल नंबर, तीसरा है कि कौन से आईडी पहचान पत्र लेके जो मतदाता मतदान करने के लिए आ रहे हैं उसके बारे में यहाँ उल्लेख करना है, चौथा कॉलम है हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान का, और 5वां कॉलम है टिप्पणी का। अब हम देखेंगे इस रजिस्टर में कि वैसे कोई काम है क्या जिसको कि हम मतदान के पूर्व, चूँकि कल मतदान होने वाला है, आज कर सकते हैं, संपादित कर सकते हैं। तो आप देखिएगा इसमें सिर्फ एक सूचना आप दर्ज कर सकते हैं, वो रजिस्टर का सीरियल नंबर होगा, और बाकी कोई काम इसमें चाहकर भी आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए 1000 मतदाता है तो 70 to 75% के आसपास इस रजिस्टर को सीरियल नामांकित कर देंगे। आप इसमें ये नहीं देखना है कि छोटी सी सूचना है इसको कल कर लेंगे, बिल्कुल नहीं। आप कोशिश करें कि जितना भी काम आपको मिल रहा है, और काम अगर पोल डे से पहले हो जाने वाला है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है तो उसको संपादित करने जाना है। छोटी छोटी मिस्टेक्स या छोटी छोटी कामों को आप जब कर लेंगे तो एक बड़ा काम हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसमें सीरियल नंबर डाल लेंगे। अब P2 के काम की बात आती है, और यहाँ मैंने 5 कॉलम के बात किया है, तो एक लास्ट में है कॉलम टिप्पणी कॉलम। तो P2 साहब ध्यान दें, जब प्रॉक्सी वोटर आप आएंगे, आपके यहाँ आएंगे आपके बूथ में, उस परिस्थिति में टिप्पणी कॉलम में जो है सो कि प्रॉक्सी वोटर लिखाएगा। ASD वोटिंग कराते हैं, उस परिस्थिति में P2 साहब को ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप जो ASD वोटर रहेंगे उसका अंगूठा का निशान लेने के साथ साथ उसका हस्ताक्षर भी कराएंगे, और टिप्पणी कॉलम में ASD वोटर दर्ज करना नहीं भूलेंगे। इसी प्रकार अगर मान लीजिए आपके बूथ में जो है टेंडर वोटिंग होती है, तो टेंडर वोटिंग का उल्लेख भी यहाँ पर करना होगा। इसी तरह अगर टेस्ट वोट हो जाता है तो टेस्ट वोट भी उल्लेखित करेंगे। अच्छा, एक बात यहाँ पर और आती है, P2 साहब के काम पे ही मतलब शामिल है कि स्याही लगाने की जिम्मेवारी भी P2 साहब का है। और स्याही लगाने का एक सर्वमान्य जो नियम है कि बाएं हाथ के अंगूठे के बाएं हाथ के तर्जनी पे उंगली पे स्याही लगेगी। और स्याही लगाने का नियम है कि आपका मतलब ये अंगूठा है तो यहाँ इस चमड़ी से होते हुए नाखून तक स्याही आपको लगाना है। ठीक है, पुरुष हो या महिला हो, आपको बाएं हाथ के तर्जनी पर ही स्याही लगानी है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि ये बाएं हाथ का तर्जनी दाहिने हाथ का तर्जनी भी हो सकता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी भी आएंगी
कि आपको मध्यमा उंगली में भी स्याही लगाना पड़ सकता है। तो उन परिस्थितियों को पहले देख लें। तो किस परिस्थितियां में हम दाहिना हाथ का तर्जनी में स्याही लगाएंगे, अमिट स्याही लगाएंगे? जब 14 क प्रपत्र पीठासीन साहब भरेंगे, और 14 क प्रपत्र उस परिस्थिति में पीठासीन साहब भरते हैं जब कोई इन्फर्म वोटर या अशक्त मतदाता आता है जो अपना शरीर से अपना मतदान का प्रयोग नहीं कर पाता है। उस परिस्थिति में वह पीठासीन साहब से साथी की मांग करता है, चाहे अपना समस्या रखता है। तो उस परिस्थिति में पीठासीन साहब उसको साथी अलाउ करते हैं, और साथी अलाउ करने के लिए 14 क प्रपत्र 14A भरा जाता है। ठीक है, 14A जब भरेंगे और तब उस साथी अलाउ करेंगे। और इसमें पीठासीन साहब को ध्यान रखना है साथी अलाउ करने के संबंध में कि साथी जो अलाउ करेंगे वो बालिग होनी चाहिए, और एक बार कोई व्यक्ति साथी अगर बना है तो फिर दोबारा वो नहीं बनेगा। महिला का साथी महिला होंगे, पुरुष का साथी पुरुष होंगे। अगर अपने साथी लेके मतदाता आते हैं तो उनको ही स्वाभाविक रूप से तरजीह देनी है, और अगर आपसे डिमांड करते हैं तो उस परिस्थिति में आप इन नियमों को देख कर के पुरुष वोटर हैं तो पुरुष साथी, महिला वोटर हैं तो महिला साथी उनको देंगे। 14 का प्रपत्र भरेंगे। अब आ जाते हैं P2 का काम क्या है वहाँ पर। तब जब 14 का प्रपत्र भर करके साथी जब किन्हीं का मतदान करने के लिए आते हैं, उस परिस्थिति में आपको दाहिना हाथ के तर्जनी में उस साथी का स्याही लगाना है, और वोटर का बायां हाथ का तर्जनी में लगेगा। अब हम बात किए कि मध्यमा में भी स्याही लग सकती है क्या, अमिट स्याही? तो हाँ, ऐसा भी होगा। जब प्रॉक्सी वोटिंग होती है आपके बूथ में तो P2 साहब के सामने प्रॉक्सी वोटर आएंगे। उस परिस्थिति में उनके बाएं हाथ की मध्यमा उंगली, ये मध्यमा वाली उंगली में यहाँ पर स्याही लगना है। ठीक है, तो P2 साहब देख लिए कि किन परिस्थितियों में ये उंगली अमिट स्याही लगने का क्रम जो है सो कि दाहिना हाथ का तर्जनी और बाएं हाथ का मध्यमा हो सकता है। अब हम बात कर रहे थे 17A की। तो 17A में सबसे पहले क्या करना है, सीरियल नंबर दर्ज करना। P2 साहब का दूसरा काम है मतदाता पर्ची जारी करना, और मतदाता पर्ची जारी करना है तो उसमें देखेंगे कौन कौन सी सूचनाएं यहाँ से मांगी जाती हैं। तो चूंकि इसमें 5 सूचनाएं मांगी जाती हैं मतदाता पर्ची में, लेकिन 2 सूचनाएं आपको भरी हुई मिलेंगी, प्रिंटेड मिलेंगी। 3 सूचनाएं आपको मतदाता पर्ची में दर्ज करना है, शामिल करना है, लिखना है। और 3 सूचनाओं में पहला रहेगा मतदाता क्रमांक, मतदाता सूची के अनुसार मतदाता क्रमांक नहीं, पहला रहेगा आपका 17A रजिस्टर का क्रम संख्या, दूसरा में रहेगा मतदाता सूची का मतदाता क्रमांक, और तीसरा में P2 सर का हस्ताक्षर। तब हम देखेंगे कि कल हमको मतदान कराना है तो इसमें कौन से ऐसे काम हो सकते हैं जिसको हम आज कर सकते हैं। तो इसमें आप देखिएगा कि मतदाता सूची का जो क्रमांक है छोड़ के बाकी मतदाता रजिस्टर जो 17 का में आपने सीरियल नंबर दिया है उसी के अनुसार से यहाँ पर आप सीरियल नंबर भी दे सकते हैं और अपना शॉर्ट साइन भी कर सकते हैं। और चूँकि एक पेज के रूप में जिसमें 8 मतदाता पर्ची होंगे उस टाइप से आपको मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसको फाड़ के अलग अलग कर करके 50 बंडल बना लेंगे। बंडल बनाने से पहले इसमें अपना हस्ताक्षर और 17K को जिस तरह से सीरियल नंबरिंग आपने किया है इसको भी सीरियल करेंगे 1 to 50, 51 to 100, 100 to 50, 151 to 200। इस तरीके से जितने भी वोटर हैं मतदाता पर्ची भी आपको बना लेना है और 50-50 का बंडल कर लेना है। ठीक है, तो ये 2 काम आवश्यक रूप से P2 साहब कर लें, और ऐसा मान लीजिए नहीं हो पाता है तो पीठासीन महोदय सहयोग करते हुए, पूरा टीम सहयोग करते हुए P2 साहब का ये काम करा लेंगे। और अब हम आते हैं पीठासीन पदाधिकारी के प्रपत्रों के संबंध में। अब पीठासीन साहब अगर नए हैं तो भी घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ना किसी तरह का संदेह रखने की आवश्यकता है। मैं चर्चा को वहीं ले जा रहा हूँ, और पुराने हैं तो अपनी याद को थोड़ा सा ताज़ा कर लेंगे। प्रपत्रों की जब बात होती है तो काफ़ी थोड़ा सा देखते हैं नर्वसनेस थोड़ा सा आ जाता है, खास करके वैसे कर्मी जो कि मतदान में बिल्कुल नए होते हैं। तो आपको यहाँ पर घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। उंगलियों में उन प्रपत्रों, आवश्यक प्रपत्रों को मैं बिल्कुल गिना दे रहा हूँ जो कि आवश्यक रूप से मतदान के दौरान आपको भरे जाने हैं, और इन्हीं प्रपत्रों से आपका मतदान संपूर्ण भी हो जाएगा। और ये प्रपत्र बहुत ज़्यादा नहीं है, उंगली आप देख रहे हैं 5, ये 5 ही होंगे ऐसे आवश्यक प्रपत्र, और मैं इसको प्रूव भी कर दूंगा, साबित भी कर दूंगा। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा। मैंने कहा पीठासीन साहब के काम पे आए हैं और 5
तरह के प्रपत्रों का मैं आवश्यक रूप से यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ कि परिस्थितियाँ कुछ भी हो, लेकिन आवश्यक रूप से आपको 5 प्रपत्र ऐसे हैं जिसको बिना भरे, बिना उसमें सूचना दर्ज किए हुए मतदान का कार्य को संपूर्ण नहीं किया जा सकता है। तो हम देखते हैं, आइए एक एक करके उठाते हैं कि वैसे उन 5 प्रपत्रों को कि कौन कौन से वे प्रपत्र हैं, कौन कौन सी सूचनाएं उसमें दर्ज की जानी है। उसके बाद मैं लिफाफा जो आपको 6 लिफाफे जमा करने हैं उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं उन 5 प्रपत्रों को। और उंगली मैंने आपके सामने रख दी है और इसी के अनुसार मैं एक एक करके उन प्रपत्रों का जिक्र करता हूं, जिसको आप जब काम करने लगेंगे तो इसी तरीक़े से आप अलग कर लेंगे। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप कॉपी कलम थोड़ा सा निकाल लें और अपना काम को थोड़ा सा क्रमबद्ध कर लें, तो आपको वहाँ पर काम करने में आसानी होगी। तो 5 की बात है, उसमें पहला मैं उठाता हूँ। पहला है आपका 17C। ये प्रपत्र सबसे महत्वपूर्ण, अगर चुनाव का प्रपत्र कोई होता है तो ये 17C ही होता है। और ये 17C ही तय करता है कि मतदान किस प्रकार से हुआ है और इसमें क्या क्या हुआ है। और अगर आप 17C के साथ में बहुत अच्छा तरीक़ा से काम कर रहे हैं और 17C ही गिनती के समय में खुलता है, यही बूथ की विश्वसनीयता को, आपकी मतदान की विश्वसनीयता को भी 17C ही तय करता है। 17C में जो सूचनाएं दर्ज की जानी है उसके संबंध में भी बात करेंगे। थोड़ा सा इसका नेचर देख लेते हैं हम लोग कि किस तरह से ये महत्वपूर्ण इसको माना जाता है। तो जिस समय आप मतदान करा के दे देते हैं, स्ट्रांग रूम में आपका मटेरियल रखा जाता है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होता है। जैसा हम लोग एक कहावत सुने हैं कि यहाँ चींटी भी पर नहीं मार सकती है, तो हम जब मतदान हैंड ओवर करते हैं स्ट्रांग रूम के लिए 15 में जाके टेबल में, उसके बाद वही वज्रगृह में ये सामग्री रखा जाता है। तब तक रखा जाता है जब तक काउंटिंग नहीं होती है, और काउंटिंग के दिन ही फिर इसको छुआ जाएगा। और छुआ जाएगा तो ये मटेरियल बाहर निकलेगा, और सब दस्तावेज जब निकलती है तो यही 17C ही वह प्रपत्र रहता है जिसके आधार पर काउंटिंग होनी है। तो 17C यहाँ पर खोला जाता है काउंटिंग के लिए। और काउंटिंग के लिए जब 17C खोला जाएगा तो वहाँ पर एक 8वां कॉलम में जिसमें आपने दर्ज किया है कि दर्ज कुल वैध वोटों की संख्या, ठीक है। और वहाँ पर आप वोट कराए हैं 724, जिसको आपने 17C में दर्ज किया है। और उसके बाद प्रपत्र खुलने के बाद वही कॉलम को मतदान जो गिनती के कर्मी रहेंगे वो खोलेंगे। उसके बाद दूसरे कर्मी जो होंगे CU का बटन स्विच ऑन करेंगे और उसका टोटल बटन दबाया जाएगा, ठीक है। और इसी दौरान जो एजेंट को आपने 17C का कॉपी दिया था वो भी बगल में रहेंगे, वहीं पर जाली के बाहर वो भी मिला लेंगे। 17C खुलेगा तो और मिला के वो भी संतुष्ट हो जाएंगे कि जैसा मैंने मतदान करा के, जिस तरह से सीरियल नंबर के साथ में मैं सीलिंग करा के भेजा था, बिल्कुल मशीन सही है। उसके बाद CU का बटन स्विच ऑन होगा। 17C में 724 मत आप दिखा रहे हैं, और आपका CU का बटन स्विच ऑन होने के बाद में जब टोटल बटन दबाया जाता है तो उसमें भी 724 मत है। तो आपका काम बिल्कुल क्या टकाटक हुआ है, एकदम 100% आप ठीक हैं। आप कोई पेपर की वहाँ पर आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना पीठासीन की डायरी की ज़रूरत पड़नी है, ना पीजीट सीट की ज़रूरत पड़नी है, ना घोषणाओं की ज़रूरत पड़नी है, ना किसी और तरह के कागजात की ज़रूरत पड़नी है। परेशानी तब होती है जब 17C में सूचनाएं जो दर्ज आपने कर दी है कि मैंने 724 मतदान कराए हैं, ठीक है, और आपका CU का स्विच ऑन होता है, टोटल बटन दबाया जाता है और उसमें मत कुछ अलग दिखाता है। उस परिस्थिति में आपकी बूथ की गिनती फिर नहीं होगी, अंत में गिना जाएगा और पूरा टीम गिना जाएगा। और फिर अब क्या होगा जानते हैं, पूरा आपका जो प्रपत्र, जितने प्रपत्र थे सारे खुलेंगे, मतलब आपका बूथ का पोस्टमार्टम उसके बाद होने वाला है। तो हम लोग त्रुटि की जो बात कर रहे हैं, 0% जो हमको तय करना है कि हम किसी भी तरह का गलती नहीं करें, तो ये 17C ही तय करता है। और हम प्रपत्र की बात कर रहे हैं और अभी 17C खुलवाए हैं आपको। तो 17C का नेचर आपने देख लिया। अब इसका देखते हैं कैसा स्वरूप होगा। 17C का कॉपी आपको आवश्यक रूप से एजेंट को देना है। जितने भी एजेंट हो आपके उपस्थित, 1 हो 2 हो, सबको देना है। लगभग 10 कॉपी 17C का आपको मटेरियल के साथ मिलना है। 2 कॉपी आप रखेंगे जब स्ट्रांग रूम में जमा करने जाएंगे तब।
मैंने 5 प्रपत्र की बात की थी और 17C में थोड़ा सा हम लोग खो गए थे इसका नेचर को संबंध में, और थोड़ा सा आपको थोड़ा क्लियर भी करना चाहते थे कि किस तरह से 17C महत्वपूर्ण है। अब हम दूसरा उंगली पकड़ते हैं और दूसरा प्रपत्र को यहाँ उठाते हैं और यहाँ ला के रखेंगे हम पीठासीन की डायरी को। पीठासीन की डायरी इज़ नथिंग, कुछ नहीं है, आपसे बहुत सारी सूचनाएं मांगी जाएगी जो कि 27 कॉलम में दर्ज होगा। 27 तरह की सूचनाएं यहाँ पर मांगी जाएंगी, जिसमें रहेगा बूथ नंबर, मतदान की तारीख, बूथ का नाम, बूथ क्या है, सरकारी भवन में है, निजी भवन में है, अर्ध सरकारी भवन में है, आपको कितने मशीन मिले थे उसका सीरियल नंबर क्या है, आपको कितने स्पेशल टैग मिले थे उसके सीरियल नंबर क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। मुझे नहीं लगता है कि आपको बताने की इसमें कोई ज़रूरत है। इसमें एक पीठासीन की डायरी जब उठाए तो इसमें सबसे एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि 2-2 घंटा के अंतराल में जो काउंटिंग करके आप रिपोर्टिंग करते हैं उसी रिपोर्टिंग को यहाँ पीठासीन की डायरी में भी आपको करना है कि सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच में कितना मतदान हुआ, उसका प्रतिशत कितना था। ठीक है, और जब आप पीठासीन की डायरी में इस तरह से दर्ज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा एग्जाम्पल लिख के देख लीजिए। जैसे 7 से 9 बजे आप तक आपका वोटिंग होता है 235, तो आपने लिखेंगे यहाँ पर 235। ठीक है, अब 9 से 11 में आप मशीन को फिर टोटल बटन दबाते हैं और इस बार होता है क्या, आपका मशीन बता रहा है 340। ठीक है, अब तो 235 को घटा देंगे 340 से, ठीक, और 105 या जितना मत आता है फिर दूसरा। इस तरह से 2-2 घंटा का अंतराल में जो रिपोर्टिंग करते हैं वही रिपोर्टिंग भी पीठासीन की डायरी में लिखी जानी है। इसी तरह की बहुत सारी सूचनाएं आपसे मांगी जाएगी। विजिट सीट का एक मोटा मोटी कॉपी रहता है, 17C में जो सूचनाएं रहती है वहाँ यहाँ पर भी दर्ज रहता है। हाँ, यहाँ पर एक सूचना ये भी मांगी जाती है कि कितने लोगों ने ईपिक मतदाता पहचान पत्र के साथ में वोट किया और कितने लोगों ने अन्य पहचान पत्र के साथ में वोट किया, ओवरसीज वोटर कितने थे। तो ये सारा 17A जो रजिस्टर है P2 के पास, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और अंत में इसको स्वयं से एक वाक्य आपको लिखना है कि मतदान शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संपन्न हुआ। कॉपीज़ की जब बात करते हैं तो पीठासीन की डायरी एक ही कॉपी मांगा जाता है और आपको सामग्री में भी एक ही कॉपी मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा अगर आप सावधानी बरतें तो इसका एक जेरोक्स करा लें और 2 कॉपी में इसको रख लें अपना पॉकेट में। एक कॉपी जमा लेगा, एक आप इसे लेते आएंगे अपना घर और इसे कुछ दिनों के लिए सुरक्षित रख देंगे। ठीक है, तो मैंने दूसरा प्रपत्र उठाया था, पहला था 17C, दूसरा है पीठासीन की डायरी। मैंने तीसरा प्रपत्र उठाने वाला हूं और यह रहेगा आपका विजिट सीट। विजिट सीट 8 कॉलम का एक प्रपत्र है जिसमें जो कि आपका टेबल में सामने होना चाहिए और ये प्रपत्र भी आवश्यक रूप से भरा जाएगा। तो क्या करेंगे, आप व्यवस्थित करने के लिए एक नंबर में 17C का जितना कॉपी है पेपर वेट डाल के उसको अलग कर लेंगे, दूसरे नंबर में आप पीठासीन का डायरी रखेंगे, तीसरे में रखेंगे विजिट सीट। सबको अलग अलग करना है जब आप वास्तविक मतदान कराएंगे उस समय भी। और अभी चूँकि प्री पोल डे है, आप इसमें तैयारी कर रहे हैं और कोशिश कीजिए पीठासीन साहब कि मतदान की तारीख, बूथ नंबर, बूथ का नाम, अपना हस्ताक्षर, मतलब ऐसी सारी सूचनाएँ दर्ज करने की कोशिश कीजिए जो प्री पोल के समय कर लेना चाहिए। मतलब मतदान से पूर्व जिसको किया जा सकता है, मतलब इसको कल भी करें तो वही सूचना रहेगी और आज भी अगर एक दिन पहले भी आप 12 तारीख को भी कर रहे हैं तो किसी तरह का इसमें अंतर होने की संभावना नहीं है। जैसे कि आपका हस्ताक्षर, तो ऐसा थोड़ी है कि हस्ताक्षर कल के डेट में आपका दूसरा हो जाएगा। चाहे जिस बूथ के लिए आप मतदान कराने के लिए गए उसका नंबर बदल जाए या नाम बदल जाए, ऐसा तो होगा नहीं। तो सारी सूचनाएँ आप दर्ज कर देंगे जो भी जहाँ जिस भी प्रपत्र में आपको मिलता है। अब हम आते हैं वही विजिट सीट। विजिट सीट 8 कॉलम का एक प्रपत्र है और जब कोई पदाधिकारी, चाहे RO हों, DO हों, सेक्टर अफसर हों, चाहे मान लीजिए ऑब्जर्वर हों, माइक्रो ऑब्जर्वर हों, जब भी कोई पदाधिकारी आपके बूथ में आते हैं तो उससे विजिट सीट का डिमांड करेंगे और विजिट सीट अगर नहीं भी मांगते हैं तो आप उनको हैंडओवर कर देंगे कि सर ये रहा विजिट सीट। विजिट सीट में वो अपना पदनाम की कितने समय बूथ पहुँचे, उस समय कितना बूथ हुआ था, वोट हुआ, पोल हुआ था, पोल का परसेंटेज क्या था, उनका कमेंट भी रहेगा। जनरली लिखते हैं कि मतदान शांतिपूर्ण चल रही थी और अपना हस्ताक्षर करेंगे। तो ये तीसरा प्रपत्र हो गया। अब प्रपत्र की बात कर रहे हैं तो वो 5 की बात हुई थी, तीसरा हम लोग कंप्लीट कर लिए। फिर एक बार दोहरा देते हैं, 17C 1, पीठासीन की डायरी 2, विजिट सीट 3। हम तीसरा में हम चौथा प्रपत्र हम उठाते हैं और चौथा प्रपत्र उठाएंगे तो रिपोर्ट्स आएंगे। रिपोर्ट
रिपोर्ट्स इसको लेते हैं। रिपोर्ट्स हैं 5 तरह के और आपको 3 मांगा जाता है, लेकिन रिपोर्ट्स 5 है तो 5 आया है तो 5 एक जगह थोड़ा सा हम लोग इसको चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन कौन से ये 5 रिपोर्ट्स हैं। रिपोर्ट 1 ही है आपका मॉक पोल सर्टिफिकेट, जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसको समझेंगे बाद में, पहले रिपोर्ट हम देख लेते हैं कि रिपोर्ट 1 मॉक पोल सर्टिफिकेट है। रिपोर्ट 2, जब CU का बैटरी चेंज होता है उस परिस्थिति में रिपोर्ट 2 भरा जाना है। और रिपोर्ट 3 है आपका जब पोल क्लोज होती है 5 बजे और उस परिस्थिति में क्या करते हैं, पोल क्लोजिंग के बाद में मतलब CU का जो है सो कि क्या करते हैं हम लोग, क्लोज बटन दबाते हैं। CU का 5 बजे के बाद में क्लोज बटन दबा के मशीन स्विच ऑफ करते हैं, तो क्लोज बटन दबाने के बाद में ये प्रपत्र रिपोर्ट 3 भरा जाता है। तो हमने देखा 1 2 3। अब हम 4 और 5 देखेंगे। रिपोर्ट 4 मॉक पोल के दौरान जो मशीन बदलता है, रिप्लेसमेंट होती है मशीन की आपकी, उस परिस्थिति में भरा जाने वाला प्रपत्र है। और रिपोर्ट 5 अब देखते हैं। रिपोर्ट 5 जब रियल पोल के दौरान आप मशीन परिवर्तित करेंगे तो उस समय भरा जाने वाला प्रपत्र है। फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग। रिपोर्ट 1 2 3 4 5। रिपोर्ट 1 है आपका मॉक पोल सर्टिफिकेट। रिपोर्ट 2 है CU का बैटरी जब चेंज करते हैं तब। रिपोर्ट 3 है जब पोल क्लोज होता है और CU का हम लोग क्या करते हैं, क्लोज बटन दबाते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, उसके बाद में रिपोर्ट 3 भरना है। रिपोर्ट 4 मॉक पोल के दौरान जब मशीन रिप्लेसमेंट होता है, बदलता है, प्रतिस्थापन होता है, उस परिस्थिति में रिपोर्ट 4 भरा जाता है। और रिपोर्ट 5 की परिस्थिति जब आएगी कि आप रियल पोल करा रहे हैं, वास्तविक मतदान करा रहे हैं और आपका मशीन प्रतिस्थापन हो रहा है, तो उस परिस्थिति में हम लोग रिपोर्ट 5 भरते हैं। तो हम लोगों ने देखा चौथा प्रपत्र के रूप में 1 2 3 4 5 रिपोर्ट्स। अब हम आते हैं प्रतिस्थापन का, थोड़ा सा बात निकला है तो थोड़ा प्रतिस्थापन का याद को भी स्मरण को ताज़ा कर लें कि किस तरह से मशीन बदलता है। और प्रतिस्थापन 2 परिस्थिति में होता है, एक मॉक पोल के दौरान और एक रियल पोल के दौरान, और ये दोनों का नियम थोड़ा थोड़ा अलग है, देख लेते हैं। अगर मॉक पोल के दौरान आपके मशीन में, किसी भी मशीन में, चाहे BU हो, चाहे CU हो, चाहे VVPAT में खराबी होती है, तो जो खराब मशीन रहेगा सिर्फ वही बदलाएगा और रिपोर्ट 4 भरेंगे। हम लोग तो देख ही लिए थे। और जब मशीन बदलता है तो जो खराब मशीन है वो उसमें करना क्या है आपको कि आपके झोला में एक स्टिकर होगा, रिप्लेसमेंट ड्यूरिंग मॉक पोल। स्टिकर निकाल के उस मशीन में चिपका देंगे जिसको आपने चेंज किया है, और इसे सेक्टर ऑफिसर अपने साथ में ले जाएंगे। तो देखा रिप्लेसमेंट ड्यूरिंग मॉक पोल आपने कि किस तरह से रिप्लेसमेंट होता है कि कोई भी मशीन ख़राब हो तो सिर्फ उसी को बदलना है। और उसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रपत्र 4 भरेंगे, उसमें स्टिकर चिपकाएंगे रिप्लेसमेंट ड्यूरिंग मॉक पोल, और इसे सेक्टर ऑफिसर को दे देंगे। अब हम देखते हैं रिप्लेसमेंट ड्यूरिंग रियल पोल, वास्तविक मतदान के समय मशीन का प्रतिस्थापन। इसका थोड़ा नियम अलग है। अगर वास्तविक मतदान के दौरान अगर VVPAT आपका बदलता है तो सिर्फ क्या है, VVPAT में खराबी आती है तो सिर्फ VVPAT बदलना है, किसी तरह की मॉक पोल करने की आवश्यकता इसमें आपको नहीं है, लेकिन प्रपत्र 5 भराएगा। अब हम देखते हैं अगर रियल पोल के दौरान BU या CU में खराबी होती है। फिर से एक बार देख लें, रियल पोल के दौरान BU या CU में खराबी होती है तो उस परिस्थिति में क्या होगा, सारा मशीन आपका बदल जाएगा, पूरा सेट चेंज हो जाएगा, है ना। और इस समय क्या होगा, ये मशीन चूँकि रियल पोल इसमें हुआ है, वास्तविक मतदान हुआ है, तो ये जिम्मेवारी आपकी हो जाएगी कि स्ट्रांग रूम तक आपको लेके जाना है। प्रपत्र इसमें भराएगा 5, जिसको सेक्टर ले लेंगे। मशीन प्रतिस्थापन, चूँकि मशीन वही सेक्टर पदाधिकारी ही ला के आपको दे रहे हैं, तो प्रपत्र ये 5 अपने पास रख लेंगे और प्रपत्र 4 भी सेक्टर ही ले जाते हैं। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, है ना, रिपोर्ट्स की, और इसी में रिपोर्ट 4 और 5 प्रतिस्थापन से संबंधित था, जिसको हम लोग एक एक करके देख लिए। हम लोगों ने रिपोर्ट 1 to 5 देखा और ये प्रपत्र था चौथा, 1 2 3 4। कैसे चौथा था फिर एक बार देख लेते हैं। 70C1, पीठासीन की डायरी 2, विजिट सीट 3 और रिपोर्ट्स जिसको अभी हम लोग देख रहे थे 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, अब 5वां प्रपत्र और अंतिम महत्वपूर्ण प्रपत्र हमारा बचता है घोषणा, और ये घोषणा है 4
जिस तरह से रिपोर्ट्स 5 थे, ये घोषणा भी 4 हैं, 5 नहीं हैं। इंग्लिश में डिक्लेरेशन होगा। अब ये घोषणा क्या क्या है थोड़ा सा देखते हैं। घोषणा 1, मतदान प्रारंभ करने की घोषणा। 7 बजे जब बजता है और पीठासीन साहब वास्तविक मतदान प्रारंभ करने की घोषणा करते हैं मौखिक रूप से, और एक प्रपत्र भी भर लेते हैं, इसमें भी एजेंट की साइन होने हैं। घोषणा 2, जब वास्तविक मतदान के दौरान किसी कारणवश आपका मशीन बंद करना पड़ा हो, मतदान कुछ देर के लिए स्थगित हुआ है, तो उन कारणों का उल्लेख करते हुए घोषणा 2 भरा जाता है। उसके बाद आता है घोषणा 3, जब मतदान समाप्त होती है तो बाहर निकल के बरामदे में पीठासीन साहब घोषणा करते हैं कि घोषणा की जाती है कि मतदान समाप्त हो रही है, और उस दौरान एक प्रपत्र भी भर लेते हैं। यही हो गया घोषणा 3। घोषणा 4, जब आप सीलिंग कर लेते हैं अपना बूथ में, सारा सीलिंग का काम संपूर्ण कर लेते हैं, तो आपको घोषणा 4 भरना पड़ता है इसमें, और ये चारों घोषणा में आपका एजेंट का साइन होगा। तो मैंने कहा था कि प्रपत्र को लेके पीठासीन पदाधिकारी, चाहे जिनके जिम्मेवारी में ये काम मिली है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। और ये 5 प्रपत्र हम बताए हैं, और ये हमको लगता है कि 5 प्रपत्र में ही आपका काम संपूर्ण हो जाएगा। पहला फिर इसको दोहरा दें, थोड़ा महत्वपूर्ण है इसलिए थोड़ा टाइम दे रहे हैं। पहला जो प्रपत्र है हमारा 17C, दूसरा प्रपत्र है हमारा पीठासीन का डायरी, तीसरा है विजिट सीट, चौथा रिपोर्ट्स 1 2 3 4 5, ठीक है, और 5वां है हमारा घोषणा 1 2 3 4। अब चूंकि हम 5 का बात बोले थे कि 5 आवश्यक रूप से भरे जाएंगे, अब आप लोगों का सवाल रहेगा कि इसके बाद, हाँ, इसके बाद भी संभावना बनती है। पहले इस 5 को आप दिमाग में एकदम ड्राफ्ट कर लीजिए, अलग अलग कर लेंगे इसको, और कल के दिन जिस समय वास्तविक मतदान आप कराएंगे तो आपका टेबल में भी ये अलग अलग और आपके नज़र के सामने होना चाहिए। उसको बार बार उठा के आप देखेंगे, उन सूचनाओं को देखेंगे जो यहाँ मांगा गया है, ताकि आप जितनी बार इसको देखें तो अपना कन्फर्म हो जाएंगे, तो आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस आएगा तो त्रुटि होने की संभावना नहीं रहेगी। अब हम 5 के अलावे 4 ऐसे अन्य प्रपत्रों को भी आपके सामने हम रखने वाले हैं। आपके टेबल में इसको भी आप रखेंगे एक एक करके, जो कि विशेष परिस्थिति में आपको भराना है, अन्यथा सामान्य परिस्थिति में ये नहीं भराएगा। फिर भी हम देख लेते हैं, इसमें हम 4 जो ये अलग रखने वाले हैं, उसमें सबसे पहले ASD प्रपत्र जो आपको 10 मिलेंगे, एक पेपर वेट लगा के इसको रख लीजिए। उसके बाद आएगा टेंडर बैलेट जो 20 आपको मिलेंगे, रख लीजिए। उसके बाद आएगा 14 का प्रपत्र, इसको आप रख लेंगे, और उसके बाद आयु संबंधी घोषणा, ये 4। और ये 4 आवश्यक नहीं हैं कि आपके बूथ में ऐसा काम हो और ये भरे जाएं, फिर भी आपको इसको रख लेना है। और मैं समझता